अभी 2 दिन पहले राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट पर कुछ ऐसे पॉइंटर्स रखे हैं जो बहुत सही पॉइंटर्स हैं, जो होने चाहिए, लेकिन वो पॉइंटर्स थोड़े इनकम्प्लीट हैं। तो मैंने सोचा इन्होंने क्या रखा है उसको थोड़ा देसी भाषा में डिटेल में आपको समझाया जाए, और वो इनकम्प्लीट क्यों है वो भी आपको थोड़ा डिटेल में समझाया जाए, ताकि आपको भी पिक्चर पूरी पता चले कि भैया देश में जो लॉज, रूल्स, नियम कानून है उसमें क्या दिक्कतें हैं, कहाँ हमारा पैसा और बचता था सरकार की वजह से नहीं बच रहा है, जो सरकार को एक्शन लेना चाहिए, करना चाहिए। तो समझाता हूँ जरा डिटेल में। कई सारे पॉइंटर्स इन्होंने रखे हैं। जैसे इनके पॉइंटर्स थे कि फॉरेन जो एफपीआई हैं, जो स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, निकालते हैं, 1.6 लाख करोड़ उन्होंने एक साल में निकाले हैं। एक साल में कितने निकाले? 1.6 लाख करोड़। लेकिन इसके बदले हमारे डीआईआई मतलब डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने 7 लाख करोड़, लगभग 7 गुना ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में डाले हैं, इंडियन मार्केट को बचाया है। क्योंकि अगर वो 7 लाख करोड़ नहीं डालते तो ये इतना बड़ा पैसा है, लगभग 1.25 लाख करोड़, क्रैश हो जाता है स्टॉक मार्केट। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बचाया है। अच्छा, कौन कौन होते हैं इसमें? हम और आप भी हैं, बताता हूं। तो उनके लिए है क्या? उनको कुछ तो भैया सरकार की तरफ से मिलना चाहिए, छूट, ये रियायत किसी तरीके से, लेकिन नहीं, सरकार की तरफ से ऐसा लगता है उनको पेनलाइज किया जाता है, पेनल्टी लगाई जाती है, ऐसा लगता है। क्यों बता रहा हूं? बताता हूं मैं आपको। कैपिटल गेन टैक्स बहुत ज्यादा लगता है भैया। हम एक तो पैसा कमाते हैं तो इनकम टैक्स भरते हैं, और कमाए हुए पैसे पर इनकम टैक्स भरने के बाद जो पैसा मेरा बचाया उसको जब मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं, उससे जो प्रॉफिट बनता है उस पर हमको दोबारा टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, यही चीज वो सारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के साथ है जो कि भैया मार्केट को बचाने में काम किया है, देश की इकोनॉमी को बचाने में काम किया है। उनके लिए आपको यानी कि सरकार को कुछ गिफ्ट देना चाहिए, कुछ रियायत देनी चाहिए, लेकिन नहीं भैया, टैक्स बढ़ा दिया गया है। पिछले बजट में आपने देखा होगा टैक्स बढ़ा दिया गया, इंडेक्सेशन का बेनिफिट खत्म कर दिया गया। इन्होंने ये पॉइंट भी रेज करा है, ये भी समझा देता हूं ये होता क्या है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म स्पेक्युलेशन जैसा ट्रीट किया जा रहा है। मतलब कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो ऐसा उसको ट्रीट किया जाता है जैसे शॉर्ट टर्म में स्पेक्युलेशन या जुआ या मैनिपुलेशन करता है, ये इतना उस पर टैक्स लगाया जाता है। अब ये सारे पॉइंटर्स को मैं जरा डिटेल में आपको समझाता हूं ये क्या है। पहली बात, इन्होंने एफपीआई आउटफ्लो की जो बात करी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो विदेशी निवेशक हैं जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कितना बोला इन्होंने? 1.6 लाख करोड़ के आसपास निकाला है। ठीक है, लेकिन उसके बदले डोमेस्टिक वालों ने क्या करा है, देसी इन्वेस्टर्स ने क्या करा है, 7 लाख करोड़ मार्केट में डाला है, हमारी इकोनॉमी को बचाया है, मार्केट को बचाया है। अच्छा, ये जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, सिर्फ इंस्टीट्यूशनल नहीं, हम और आप भी आते हैं उसमें। देखो ये कैसे होते हैं, ये म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, ये एलआईसी वाले होते हैं, ईपीएफओ वाले होते हैं, इंश्योरेंस में जो भी प्रीमियम इकट्ठा होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये सब मिलाकर के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। तो म्यूचुअल फंड में तो हम और आप भी पैसा दे रहे हैं ना, ये एलआईसी में तो हम और आप भी पैसा देते हैं ना, ये एफओ में हमारा आपका पैसा होता है ना भैया, इंश्योरेंस की पॉलिसीज में जाता है हमारा आपका पैसा होता है ना, तो हमारा आपका पैसा भी होता है। और सबसे बड़ी बात जो एसआईपी वाली है, म्यूचुअल फंड वाली है, ये एक इतना बड़ा नंबर है, लगभग 25,000 करोड़ से ज्यादा हर महीने एसआईपी के जरिए इकट्ठा होता है। जो हम और आप जैसे लोग एसआईपी करते हैं वो तो समझ लो भैया ऑटोमेटिक है, हर महीने जाना ही जाना है, मार्केट में डलना ही है। तो एसआईपी के जरिए भी हम मार्केट को सपोर्ट करते हैं। बट गवर्नमेंट ने डीआईआई के साथ क्या करा, पिछले साल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि 10% लगता था, 12.5% कर दिया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि 15% लगता था, बढ़ा के 20% कर दिया। तो राघव चड्ढा जी का यही कहना है कि भैया ये टैक्स जो आप बढ़ा दे रहे हो, ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आपके मार्केट को बचा रहे हैं, मतलब हमारे मार्केट को बचा रहे हैं, उनके लिए कुछ टैक्स कम किया जाए। स्पेशली शॉर्ट टर्म वालों को तो भैया और कम करो, शॉर्ट टर्म वालों को तो आप तो 20% लेकर के जा रहे हो, वो बचा रहे हैं, उनके लिए कुछ टैक्स कम करके थोड़ी सौगात लाओ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। तो उनकी और बात सही भी है, ऐसा होना भी चाहिए कि सरकार को कम करना चाहिए भैया। एक तो आप इनकम टैक्स लेते ही हो ना, हम जो कमाते हैं उस पर तो इनकम टैक्स भरते हैं ना, फिर कमाए हुए पैसे को जब मार्केट में डालते हैं उससे जो प्रॉफिट कमाए उस पर दोबारा टैक्स दो। तो ये सिस्टम है भैया। प्लस उन्होंने कहा कि इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म कर दिया है। इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है? मान लीजिए 2014 में आपने 10 लाख में एक फ्लैट खरीदा, कितना? 2014 में 10 लाख में एक फ्लैट खरीदा। अब 2024 में 20 लाख में आप उसको बेच रहे हो मान लो। तो पुराना नियम क्या था?
इंडेक्सेशन यानी कि इन्फ्लेशन एडजस्ट किया जाता था। इन्फ्लेशन कहने का मतलब सरकार ये मानती थी पहले कि भैया महंगाई नाम की कोई चीज होती थी, अब मानना बंद कर दिया है लेकिन होती तो है ना। देखो होता क्या है, पहले क्या होता था, 2014 में अगर आपने 10 लाख का फ्लैट लिया था तो उसको एक कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाता था। उस टाइम का 10 लाख यानी कि आज का 16 लाख के बराबर है भैया, है। उस टाइम की कोई चीज 10 लाख में मिलती थी तो आज उसका अनुमान लगाया 16 लाख के आसपास तो होना चाहिए सेम प्राइस, मतलब वही 10 लाख इक्वल टू 16 लाख। महंगाई इसी को कहते हैं, समझ में आ रहा है? महंगाई इसी को कहते हैं ना। ये पेन अगर 10 रुपए में मिलता था आज से 10 साल पहले तो आज हो सकता है 50 रुपए में मिलता है, यही पेन है ना। वही 10 लाख की वैल्यू उस टाइम पे ज्यादा थी, आज कम है, तो उस टाइम का 10 लाख आज के 16 लाख के बराबर है, ये नियम था। तो अब क्या होता था, 20 लाख में फ्लैट बेचा है ना, तो 20 लाख में फ्लैट उस टाइम पे 10 लाख में लिया था ना, तो उस टाइम के 10 लाख को सरकार ने क्या बोला, 16 लाख के बराबर है, तो 20 माइनस 16 किया तो 4 लाख आया। 4 लाख पर सरकार आपसे टैक्स लेती थी। अब क्या बोला भैया, कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं, हटाओ मारो गोली। अब क्या हुआ, 20 लाख का फ्लैट आपने बेचा, 10 लाख में उस टाइम खरीदा था, तो 20 माइनस 10 हुआ 10 लाख प्रॉफिट। सरकार बोलेगी 10 लाख प्रॉफिट कमाया है भैया तुमने, और 10 लाख प्रॉफिट पर 2 टैक्स। ये इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया गया है। ये भैया दुख वाली बात तो है, बुरा तो है, लेकिन ये इनकम्प्लीट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी, चड्डा साहब ने। इनकम्प्लीट क्या दिया है, वो शायद ये बताना भूल गए कि पुराने नियम में टैक्स 20% था, रियल एस्टेट में प्रॉफिट पर 20% टैक्स था, उसको घटा करके सरकार ने 12.5% कर दिया है। ये शायद वो बताना भूल गए, लेकिन हाँ ये बताना काफी नहीं है, मतलब ये कर देना सरकार के लिए काफी नहीं है। कई बार कई केसेस में आप देखोगे कि भैया ये 12.5% भी ज्यादा निकल के आता है, तो इंडेक्सेशन बेनिफिट होना ज्यादा अच्छा था, जो कि अब नहीं। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो उन्होंने रखा कि बैंक सेविंग पर टैक्स ज्यादा लगता है भैया, उसको कम करो। आप बैंक में सेविंग कौन रखता है भैया, एफडी कौन करता है, ज्यादातर आम आदमी, मिडिल क्लास, है ना, क्योंकि अमीरों के पास तो इन्वेस्ट करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हम मिडिल क्लास वालों के पास भैया कम ऑप्शंस होते हैं, तो उनको कहा है इतना टैक्स फैक्स लगाते हो, थोड़ा कम करो उन पे। अब बैंक डिपॉजिट ग्रोथ 13% से गिर के 10% हो गया है, मतलब पहले पैसा बैंक डिपॉजिट में, एफडी में लोग ज्यादा करते थे, अब म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में ज्यादा करते हैं, तो बैंक से पैसा निकल रहा है, ठीक है। तो ऐसे में उनका कहना है कि 5 साल से ज्यादा की जो एफडी करते हैं उनको टैक्स रिलीफ मिलना चाहिए। बात बिल्कुल सही है, लेकिन शायद फिर चड्डा साहब ये बताना भूल गए कि 5 साल की जो एफडी होती है उस पर टैक्स रिलीफ ऑलरेडी मिलता है। 80C के तहत आपको टैक्स रिबेट मिलता है, ये रूल है। लेकिन हाँ 80C पुराने टैक्स रिजीम में अगर आप टैक्स भरते हैं, तो नए टैक्स रिजीम में 80C जैसा कुछ है ही नहीं, तो नए टैक्स रिजीम में कोई छूट छाट कुछ नहीं है भैया, टैक्स लगेगा तो लगेगा, ठीक है। तो एफडी पर 6 से 7% रिटर्न मिलता है, म्यूचुअल फंड में 12 से 15 मिलता है, इसीलिए लोग ज्यादातर म्यूचुअल फंड आज के टाइम में प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि भैया एफडी जो 5 साल से ज्यादा कर रहे हैं, लंबे समय के इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको रियायत तो देनी चाहिए। पुराने टैक्स रिजिम में चलो आप दे रहे हो, लेकिन नए टैक्स रिजिम में कुछ भी नहीं है, वो होना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है, चड्डा साहब की बात को मैं सपोर्ट करता हूं। पॉइंट 3 जो उन्होंने कहा, जीएसटी का बेनिफिट कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंचा, ये बहुत सही बोला है भैया, इस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, करना बहुत जरूरी है और बहुत सही पॉइंट उठाया है। अब सरकार ने क्या किया, जीएसटी कम कर दिया, 18% को 5% के स्लैब में ले आए, बहुत सारी चीजें जीरो कर दी जीएसटी। लेकिन क्या इसका फायदा लोगों को मिला, कंज्यूमर को मिला? मैक्सिमम केसेस में नहीं मिला। कैसे नहीं मिला, समझो। सर जीएसटी रेट सरकार ने तो घटा दिए, लेकिन कंपनी ने ये रेट आगे पास ऑन नहीं किया कस्टमर को। कैसे समझाता हूं, एक बिस्किट का एग्जांपल ले लो। एक बिस्किट जो पहले एमआरपी 50 रुपए थी उसकी, इंक्लूडिंग जीएसटी, अब बिस्किट में ऐसा तो है नहीं कि आप अलग से जीएसटी पे करते हो, वो इंक्लूडिंग जीएसटी आप पे कर देते हो। 50 रुपए प्राइस था उसका इंक्लूडिंग जीएसटी, सरकार ने बोला इसको 5% कर देते हैं 18% से घटा करके। तो आइडियली इसकी नई एमआरपी होनी चाहिए थी 44 रुपए, लेकिन क्या नई एमआरपी 44 रुपए हुई? नहीं हुई। अभी भी वो कंपनी ने दाम नहीं घटाया और 50 रुपए ही रखा है, अपना प्रॉफिट उल्टा उसने बढ़ा लिया, लेकिन हमारी जेब से तो 50 ही ले रहे हैं। अच्छा एक और चीज, अभी रिसेंटली ये डेटा मैंने देखा, पैसेंजर व्हीकल जो गाड़ियों पर जीएसटी घटाया है भैया, अगले साल देख लो 2026 में बढ़ने वाला है। तो काहे का जीएसटी घटा है? तो कंपनियों को ही फायदा हुआ। ये एक तरीके से देखने में ऐसा लग रहा है कि जीएसटी घटा है कंपनियों के लिए, हम कंज्यूमर्स के लिए घटा ही नहीं, हमें तो फायदा मिला ही नहीं।
तो इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए ना, इन कंपनियों की कान मरोड़नी चाहिए ना, काहे फायदा पास ऑन नहीं कर रहे कस्टमर को, कंज्यूमर को, सारा फायदा खुद निकल ले रहे हैं। तो जीएसटी घटाने का फायदा कहां मिला कंज्यूमर को? कंज्यूमर को नहीं मिला, इन कंपनियों को मिला, इन बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को मिला है। इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, वो नहीं ले रही है, जीएसटी घटा करके चुप। पहले क्या रूल था, एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज था एक सेक्शन 171 में। ये क्लॉज ये कहता था कि अगर सरकार ने जीएसटी घटाया है, टैक्स घटाया है, तो कंपनी वो प्रॉफिट निगल नहीं सकती, वो प्रॉफिट, वो फायदा कस्टमर को पास करना ही करना है। लेकिन 2022 में इस सेक्शन को हटा दिया गया। अब जब हटा दिया गया तो सरकार भी मजबूर है, कुछ नहीं कर सकती कंपनियों का, लॉ ही नहीं है भैया। तो कई बार देखने में ऐसा लगता है कि ये जीएसटी घटाया है कि कंपनी और सरकार के कहीं मेल मेला वगत तो नहीं है। मजाक कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन देखने में कई बार ये लगता है कस्टमर को तो फायदा ही नहीं मिला इसका। तो चड्डा जी को हैट्स ऑफ भैया, ये पॉइंट भी बहुत जरूरी था, पार्लियामेंट में आपने उठाया। ये सबसे स्ट्रांग पॉइंट था, मुझे लगता है सबसे स्ट्रांग पॉइंट। उसके बाद चौथा पॉइंट, टोकनाइजेशन बिल लाना चाहिए, उन्होंने कहा। इस पर मुझे लगता है थोड़ा उनको और क्लियर करना चाहिए। देखो ज्यादा समय नहीं होता पार्लियामेंट में बोलने का 10 मिनट का समय होता है, 10 मिनट में आदमी कितनी बात रख ले। तो इन्होंने शॉर्ट में टोकनाइजेशन के बारे में कहा, लेकिन मैंने जो इनकी बात समझी वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इन्होंने ये कहा इस पॉइंट पर कि भारत में क्या होता है ना, आम आदमी के पास, मिडिल क्लास आदमी के पास लिमिटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं। वो म्यूचुअल फंड कर ले, थोड़ा गोल्ड खरीद ले, बड़े बड़े रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबके पास पैसे नहीं होते। 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ कहां सबके पास होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे जो एसेट्स हैं जिसमें ज्यादा पैसा लगता है, उसके क्यों ना डिजिटल टोकन बना दिए जाए। डिजिटल टोकन बनाने का मतलब, कोई मान लो बड़ी प्रॉपर्टी है जिसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा 10 करोड़ रुपए, तो 10 करोड़ रुपए एक आदमी तो नहीं लगा सकता ना। तो 10 करोड़ रुपए के कई 100 आप टोकन बना लो, छोटे छोटे टोकन बना लो, माइट भी 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 10,000 रुपए। तो इतना छोटे छोटे का टोकन, अब किसी को 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना तो आसान है ना आम आदमी के लिए। वो 10,000 का एक डिजिटल टोकन खरीद लेगा और 10,000 के बराबर जितनी प्रॉपर्टी का हिस्सा उसका बनता है, उस कमर्शियल टावर में, उस बिल्डिंग में उसका हिस्सा 10,000 रुपए के बराबर उसको मिल गया। तो ये उन्होंने बोला, जो मुझे समझ में आया। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीजें अभी भी हो रही हैं ऐसा। हमने एक वीडियो किया था रीट पर, REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। उसमें ऐसा ही होता है, आपको 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत नहीं है। आप 500 रुपए से उस हजारों सैकड़ों करोड़ की बिल्डिंग में 500 रुपए इन्वेस्ट करके अपना छोटा सा हिस्सा ले सकते हो। और कंपनी जो रेंट पे लगाती है, जो रेंटल आता है, आपको रेंटल भी मिलता है, आपको 500 के हिसाब से मिलेगा, एप्रिसिएशन भी उस 500 के हिसाब से आपको मिलता है। तो आज भी है ये चड्डा साहब ने नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है शायद टोकनाइजेशन वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया। हालांकि क्लियरली इन्होंने क्रिप्टो वर्ड नहीं बोला, टोकन बोल दिया। तो टोकन बोलने का मतलब ये शायद पूरा समझा नहीं पाए। टोकन बोलने का मतलब क्रिप्टो बोल रहे हो भैया, या रीट के फॉर्म में बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। लेकिन मुझे जो समझ में आया, ये यही कहना चाह रहे हैं कि टोकन का मतलब क्रिप्टो ही बोलना चाह रहे हैं। ये क्रिप्टो वर्ड शायद इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, क्या सोच के नहीं किया मुझे नहीं पता। ठीक है भैया, आज भी लेकिन रीट के फॉर्म में आप बड़े एसेट क्लास में, जिसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, 500,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हमने वीडियो किया हुआ है, सर्च कर लेना, सागर सिन्हा रीट। क्या सर्च करोगे? सागर सिन्हा रीट, REIT, मिल जाएगा आपको वीडियो। ठीक है, लेकिन ये जो टोकनाइजेशन वाला ये बात बोल रहे हैं क्रिप्टो के जरिए, लेकिन उसमें चैलेंज क्या है मालूम? चैलेंज ये है कि भैया पहले तो रेगुलेशन अभी नहीं है, रेगुलेशंस पहले आएगा तब जाके टोकनाइजेशन हो सकता है। RBI और SEBI में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। लिक्विडिटी का भी इशू होगा, क्योंकि आपने किसी बिल्डिंग के टोकन तो खरीद लिए, मान लो, बेचोगे किधर जाकर के? तो कोई एक्सचेंज बनना पड़ेगा ना, कोई एक्सचेंज बनाना पड़ेगा। उस एक्सचेंज को कौन रेगुलेट करेगा? ये पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। हालांकि ये बात बनाएगी सरकार ही, सरकार को बनाना चाहिए, लेकिन वो सिस्टम भी अपने पास नहीं है अभी। उसके बाद टैक्स की कॉम्प्लेक्सिटी भी बनती है। इन टोकन्स पर भैया टैक्स कैसे लगेगा, वो सब भी बनाओ। तो पूरा का पूरा इंफ्रा, पूरा का पूरा सिस्टम बनाने की जरूरत है अगर ये टोकनाइजेशन वाली बात करनी है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट, 3-4 पॉइंट राघव चड्ढा जी ने रखे थे, वो जो मैंने आपको डिटेल में देसी भाषा में समझाने का काम किया। कुछ पॉइंट उनके इनकम्प्लीट थे, जो मैंने कंप्लीट कर दिया आपको। कुछ अगर फिर भी सवाल रह गया तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, क्योंकि बहुत जरूरी पॉइंट थे। चड्ढा साहब
कई सारे पॉइंट्स पार्लियामेंट में अच्छे उठाते हैं, बढ़िया उठाते हैं भैया, इसके लिए तो काबिल तारीफ है आपकी। और ये जो पूरा हमने आपको डॉक दिखाया, ये हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको मिल ही जाता है, आपको पता है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है भैया, हमारे सारे लिंक, सारे सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होते हैं। चलो आज के लिए इतना ही फिर।